बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, ये है वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। अमूमन ऐसे ही बोला जाता है जब भी किसी बड़े इवेंट की जो है ना, बड़े टिकटिकी बांधकर लोग जो है इंतजार कर रहे हो, तो जनाब ये फैसला था जिसका सबको इंतजार था कि क्या डिसाइड होगा। और क्रिकेट के मैदान से आ रही हैं, आप देख रहे हैं हमारी टीम तो जहां परफॉर्म कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन जो इंतजामिया है, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी। हम नहीं, उसके मोतरफ इस वक्त पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड उसकी मोतरफ हो रही है। जहां पर इंडियन क्रिकेट के जो सरबराह है, वो उनकी सरबराहान का नाम लिया जा रहा है, वहां पर मोहसिन नकवी साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि जनाब क्या सिफारतकारी कर रहे हैं, किस तरह खूबसूरती से उन्होंने निभाया। और कैसी स्ट्रेटजी अपनाई है, जिस तरीके से डिसीजन लिया गया, इतना बोल्ड डिसीजन लिया गया, उसके बाद फिर उस पर कायम रहे, फिर बाद में मिन्नत समाजत की गई और फिर बहुत सारी टेक्निकलिटीज को मद्देनजर रखते हुए जो डिसीजन है उसे चेंज किया गया। तो किससे करवाया गया? एग्जैक्टली। और पहले ये कहा गया था कि जो हुकूमत फैसला करेगी वो ही फैसला होगा। चेयरमैन जो पीसीबी है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बार बार ये कहा था। तो जब T20 वर्ल्ड कप का तो शायकीन जो है ना वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा इंतजार होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, जिसके हवाले से बहुत सारी खबरें थी, बहुत सारी डिसीजन सामने आ रहे थे कि हम शायद वो मैच नहीं खेल रहे, और डिसाइड कर लिया गया था। लेकिन फिर जो हमें आगे से को खुशखबरी देते हैं कि तो वो अब एग्जैक्टली मैच हो रहा है। ये जो 15 फरवरी को मैच और अपने शेड्यूल के मुताबिक ये मैच होगा। हुकूमती एलामिया जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि हुकूमत ने कौमी टीम को 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी है। आईसीसी ने भी पाकिस्तान और बांग्लादेश से मुज़ाकरात का जो एलामिया है वो जारी करते हुए बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर आईसीसी ने अफसोस का इजहार किया है और बीसीबी को मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सतून करार दिया है। और एलामिया में बांग्लादेश क्रिकेट पर किसी किस्म की पाबंदी या जुर्माना आयद न करने की यकीन दहानी दिलाते हुए किसी भी किस्म की माली, इंतजामी या सपोर्टिंग पाबंदी न लगाने का फैसला भी किया गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश की मेजबानी की सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद करते हुए 2028 से 2031 के दरमियान एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी देने का फैसला है वो किया, जो मामूल के तरीकाकार से मशरूत होगी। और हुकूमती एलामिया में यह भी कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान बीसीबी के सदर जनाब अमीनुल इस्लाम के बयान का खैर मकदम करती है। हम बरादर मुल्क बांग्लादेश की तरफ से इजहार तशक्कुर का बड़ी गर्मजोशी के साथ खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान इस बात का अयादा करता है कि वो बांग्लादेश के साथ शाना बशाना खड़ा है। दूसरी जानिब पीएसएल की भी बात करें तो वहां से भी एक खुशखबरी है, नई तारीख रकम हो गई है। वली टेक्नोलॉजी ने 2 अरब 45 करोड़ रुपए में मुल्तान टीम को खरीद लिया है। वी वर एक्सपेक्टिंग, लेकिन 2 अरब से ऊपर की मैं तो कम से कम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहुत अच्छी जो है ना टीम की फरोख्त हुई है। इस समय पीएसएल की मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो जनाब, ये 2 अच्छी खबरें थी, आपसे शेयर करना बहुत जरूरी था। हमारे साथ इस वक्त हमारे क्रिकेट के जो हैं स्पोर्ट्स तजज़ियाकार वो तो मौजूद ही हैं, मियां असगर सलीमी साहब और सलीम खालिक साहब। लेकिन इसके साथ साथ एनटीवी के जॉइंट न्यूज एडिटर जिबन अहमद भी हमारे साथ बांग्लादेश से उन्होंने ज्वाइन किया है। सबसे पहले सलीम साहब और सलीमी साहब, आप दोनों की इजाजत से जिबन साहब की जानिब जाना चाहेंगे। कैसे देखते हैं आप जिबन अहमद कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, इसमें जो बांग्लादेश का किरदार रहा है उसको क्रिकेटिंग दुनिया बड़ा सराह रही है, और फिर जो पाकिस्तान का किरदार रहा है उसमें उसकी सताइश तो बांग्लादेश की जानिब से भी आ रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? जो आपने मुझे ज्वाइन किया, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड की तारीफ की है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तारीफ की है। ज्यादा क्रिकेट जो देखते हैं, जो क्रिकेट के लवर्स है बांग्लादेश पीपल ने, वो ज्यादा तारीफ किया है क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कोई बांग्लादेश के साथ नहीं था। ये एक बात है। बांग्लादेश ने जो नुकसान उठाई उसके बारे में पाकिस्तान बातचीत किया है। ये एक पॉजिटिव डिसीजन है। वो उसका कहना है बांग्लादेश मेरा जो उसके तरफ जो आगे बढ़े, बांग्लादेश तो पाकिस्तान भाई था, भाई के लिए भाई जो काम किया है ये तो एप्रिशिएट करना पड़ेगा।
बिल्कुल जिबन, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है और पाकिस्तान जो है उनके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं और वाकई आपने भाई का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो भाई भाई हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश। जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्टैंड लिया बांग्लादेश के लिए और इतना बोल्ड डिसीजन लिया, और उसके बाद फिर जब मिन्नत की गई इंडिया की तरफ से और आईसीसी की जानिब से, और फिर उसके बाद बांग्लादेश के हवाले से जो कंडीशंस थी उनको मनवाया गया और फिर ये फैसला लिया गया जिसमें यही डिसाइड किया गया किसी किस्म की जो स्पोर्टिंग पाबंदी है वो भी बांग्लादेश पर नहीं लगाई जाएगी। तो ये सारा डिसीजन तो बड़ा बेहतरीन है। इसमें पाकिस्तान के रोल को आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बार बोला, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड जो क्या है वो उसका तारीफ मैं कैसे करूं। मैं तो साफी हूँ, अदर जो कौम है उसको पाकिस्तान को ज्यादा एप्रिशिएट किया, उसका तारीफ किए। पाकिस्तान जो बांग्लादेश के साथ है खड़ी हुए है, इसके साथ कोई मुल्क नहीं था, ये सिर्फ पाकिस्तान था। पाकिस्तान फिर से ये साबित कर दिया कि बांग्लादेश कोई अलग माने सेपरेट कोई मुल्क नहीं है। बांग्लादेश मेरा भाई है, भाई के लिए भाई सब के सब आगे बढ़ना चाहिए, ये उसका कहना है। राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। और जिबन, हम ये देख रहे हैं कि आईसीसी ने ना सिर्फ इवेंट दिया है, कोई जुर्माना आयद करने का भी प्रॉमिस किया है कि नहीं किया जाएगा बांग्लादेश पर। तो आप इसे विन विन सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं भारतीय मीडिया तो यलगार किए हुए है, वो तो हमें बता रहा है कि हमने ये भी नहीं माना, ये भी नहीं माना, ये भी नहीं माना। जबकि आप देखें तो बांग्लादेश की टीम ने भी अपनी बात मनवाई है और फिर पीसीबी और हुकूमत पाकिस्तान ने भी अपनी बात मनवाई है। आप इसको समझते हैं कि हम लोग इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में खड़े हैं कि अगर किसी और क्रिकेट की टीम को या क्रिकेटिंग दुनिया से किसी और टीम को भी मदद की जरूरत होगी तो वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की जानिब देखेगा? बिल्कुल सही है। देखिए, आईसीसी का मतलब क्या है? आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडिया क्रिकेट काउंसिल है। वो बांग्लादेश के जो आम है उसका कहना है, क्रिकेट बोर्ड का कोई मेंबर उसका कहना है, अदर्स जो क्रिकेट जर्नलिस्ट है उसका कहना है। तो काम किया है आईसीसी ने, वो बिल्कुल गलत किया है। अगर पाकिस्तान ने नहीं होता, पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ जो स्टैंड नहीं लेता है, तो ये बात कहीं भी सॉल्व नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि आपको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कोई पेनल्टी नहीं देंगे। उसका जो शर्त था वो मान लिया है। किसके तरफ, किसके कहने पर? पाकिस्तान के कहने पर। ये तो उसका एप्रिशिएट करना पड़ता है, बिल्कुल तारीफ करना पड़ता है, ये मसला है। राइट। सलीम खालिद साहब, जिबन हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ बात करना चाहेंगे? उन्होंने बता दिया काफी अच्छी तरीके से। तो बांग्लादेश में जो आम लोग हैं उन लोगों का क्या इस पे तासुरात हैं जो ये सारा कुछ हुआ है? तो यकीनन सब खुश होंगे बहुत पाकिस्तान से। तो देखिए, अभी जो सिचुएशन है बांग्लादेश का, जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके साथ पाकिस्तान जो बिफोर जो डिक्टेटर था उसके साथ बांग्लादेश के पाकिस्तान रिलेशन अच्छे नहीं था। अभी भी अच्छे हो गए, क्रिकेट हो रहा है, अभी भी बिजनेस ट्रेड सब कुछ अच्छे हो रहा है। मुझे बांग्लादेश कौम का कहना है, हम पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान कोई मुसीबत में बांग्लादेश था, वो पाकिस्तान नहीं दे सकते हैं। अब अभी भी उसका कहना, पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई, पाकिस्तान जो मुसीबत में पाकिस्तान मुसीबत है, बांग्लादेश उसका साथ देंगे। अगर बांग्लादेश मुसीबत में है, पाकिस्तान हमारा साथ देंगे। ये बांग्लादेश के पीपल का कहना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने देखा श्रीलंका की जानिब से भी जो है इसकी पजीराई की जा रही है, और जो भारतीय बोर्ड है उसकी जानिब से आईसीसी और श्रीलंकन बोर्ड पर जोर डाला गया था कि वो जाकर बात करें। तो फिर जो है आईसीसी का वफ्द यहां पर आया, बांग्लादेशी भी वफ्द भी मौजूद था। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे यहां लोग आए हैं बातचीत जो करने के लिए। हम किसी के पास नहीं गए, हमने किसी से कोई राब्ता नहीं किया, हमारे पास लोग आए हैं। तो आप समझते हैं कि जो सियासत में हमें नाकामी से दो चार करना चाह रहा था भारत, हमने वहां सियासी महाज पर भी, क्रिकेट की दुनिया में भी जो सियासी महाज उन्होंने हमारे खिलाफ बनाया था उसमें भी उनको मात दे दी। देखिए, पीसीबी को जो चेयरमैन आमिर इस्तांबुल को पाकिस्तान लाहौर विजिट किया,
ये इसका वो हिंदुस्तान उसे अच्छे तरीके से नहीं देखा, क्योंकि किसी पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसका कहना है पाकिस्तान के बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के साथ पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड है, उसका कहना है कि भाई वो देश तो अभी भी इस पाकिस्तान हो गया। और कहीं भी मीडिया है उसका कहना है भाई पाकिस्तान की तरफ इस तरफ बांग्लादेश झुका है, ये इसका मतलब ये है वो इस पाकिस्तान हो गया। राइट बहुत बहुत शुक्रिया। जबन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जॉइंट न्यूज़ एडिटर NTV बांग्लादेश से। बराह रास्त हम उनसे बात कर रहे थे और जिस तरीके से वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, वो अवाम है बांग्लादेश की जो अपने जज्बात का इजहार कर रही है। वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भाई भाई हैं और जब मुसीबत पड़ी तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को कभी मुसीबत पड़ती है तो बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ देगा। इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको पता है कि सलीम खालिक साहब और मियां असगर सलीमी साहब मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब, हाउ डू यू सी इट? कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद डिसीजन में तब्दीली आ जाएगी और नरमी बरती जाएगी, जिस तरीके से मिन्नत समाजत अगली जानिब से की जा रही है, जिस तरह से थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वही डिसीजन हुआ। लेकिन बात हमने अपनी कंडीशंस पर मनवाई है, क्या कहेंगे आप? देखें, वर्ल्ड कप हो रहा है ना अभी, आप समझे वर्ल्ड कप जीतेंगे तो एक ट्रॉफी मिलेगी ना। ये पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से भी बड़ा काम कर लिया है। ये लाखों करोड़ों बांग्लादेशियों के दिल जीत लिए हैं पाकिस्तान ने। बिल्कुल ऐसे मूवीज में आप देखते हैं कि एक हीरो होता है, अकेले 10-20 लोगों को पीट रहा होता है। यहाँ एक अकेला पाकिस्तान था और 12 दूसरे मुल्क थे, सबको पाकिस्तान ने चित कर दिया है और एक डिसीजन मनवाया, जो बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश के साथ सिर्फ पाकिस्तान खड़ा था, जिस तरह भी ये साहब बता रहे थे कि वहां बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये तो नजर आ रहा है। और इससे ये भी साबित होता है अगर आप हक को सच पर हो तो दुनिया अगर आपके साथ नहीं भी हो तो भी आपको अल्लाह ताला कामयाबी दिलाता है, जिस तरह पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू कराया। और अब इंडियन मीडिया भी ये बात मानने को तैयार है। हिंदुस्तान टाइम का रात को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पोस्ट कि ICC ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के सारे मुतालबात मान लिए, पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। मैंने मोहसिन नकवी साहब को भी वो व्हाट्सएप पे भेजा, तो वो भी जाहिर है इसको देख के उनको भी अच्छा लगा। एक तरफ इंडियन मीडिया ये बातें कर रहा था ऐसा हो जाएगा, टूर्नामेंट से पाकिस्तान को बाहर कर देंगे, ये फिर वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ICC का सलीमी साहब से भी जानते हैं कि सलीमी साहब अमूमन हमने देखा ही है कि किस तरह से बुली किया जाता था इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और किस तरह से बाकी टीमें जो है इंटिमिडेटेड फील करती थी। पाकिस्तान ने अपना जो मौक़िफ़ सामने रखा है वो 1 पॉइंट एजेंडा था कि हमने बांग्लादेश की हिमायत में रखा है। हमने कोई मुतालबा नहीं किया कि हमें इतने शेयर दिए जाएं, हमने कोई मुतालबा नहीं किया कि हमें कुछ और दिया जाए, कुछ सीरीज दी जाए, कोई किसी किस्म की मुतालबे के बगैर हमने 1 पॉइंट एजेंडा रखा। आपको लगा कि हम बड़े वाज़े थे अपने मौक़िफ़ पे? जी, जो मेन डिफरेंस है वो जिस तरीके से हिना ने भी बताया, आपने भी बताया, वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हैं। मोहसिन नकवी बेसिकली एक ये विजनरी आदमी है। ये खतरे को ना फौरी तौर पे भांप लेते हैं और पहले बंदे की जो अगला पार्टी होती है उसकी सुनते हैं और फौरी डिसीजन करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान तो अपने फायदे की बात ही नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि हमेशा जो कमजोर आदमी है उसके साथ खड़े हो जाओ, और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया और आपने देखा है कि बिल आखिर कामयाबी भी मिली है। ये भी बता दूं कि मुकेश अंबानी, चूंकि उसका बहुत ज्यादा दांव पे लगा हुआ था, उसने बाकायदा तौर पे जय शाह को कहा था मुझे हर हाल में पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में चाहिए। आप ये देखें कि मीडिया, जो इंडियन मीडिया था, कितना वावेला कर रहा था, कितनी हमें ब्लैकमेल कर रहा था कि हम PSL बंद कर देंगे, आपकी 2 तरफा सीरीज बंद हो जाएंगी, आपकी ICC इवेंट बंद हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कह रहा था। ठीक है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब, उनको पता था कि ये बेसिकली चाहते क्या हैं। ये अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे हैं। बांग्लादेश का इन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया है, बल्कि ना सिर्फ साथ दिया है बल्कि जो BCB के जो सदर हैं उनको भी बाकायदा जो है ना इधर लाहौर बुलाया है। तकरीबन 4.5-5 घंटे की जो मुलाकात हुई है और इसमें मैं समझता हूँ जो ख्वाजा इमरान है उनका भी बड़ा रोल है। जो भी अपना कोई 4.5-5 घंटे की जो ब्रीफिंग होती रही है उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में देखा था, सुना था और सारी तजावीज़ लेकर गए थे। और उस वक्त ही मोहसिन नकवी साहब ने देख लिया था कि हमारी जो डिमांड है
हमारी अपनी डिमांड नहीं है, बल्कि जो एक कमजोर पार्टी थी उसकी डिमांड थी। Exactly. और वो उधर उनको समझ आ गई थी कि हाँ जी ये अब जो है ना बात मान ली जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सलीम खालिक साहब, जिस तरह से एग्जांपल सेट की गई है पाकिस्तान की जानिब से, बिकॉज आपने भी कहा और सलीमी साहब भी यही कह रहे हैं कि हमने तो अपनी बात ऑलरेडी मनवा ली थी, जो हम वहां जाकर नहीं खेलना चाहते, और हाइब्रिड जो हमने अपनाया क्रिकेट का तरीका, उसमें वेन्यू का मामला हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं था। और जिस तरीके से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई और हमने डिसाइड किया कि भाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं और इस पर हम खड़े हैं और उस मौक़िफ़ पर हम कायम रहे, कम से कम ये सबक तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल को मिल गया कि जब वो सियासत में पड़ेंगे तो फिर जवाब भी उसी तरीके का मिलेगा उन्हें। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से एक जवाब गया है इंडियन क्रिकेट काउंसिल को और इंडियन क्रिकेट बोर्ड दोनों को गया है कि देखो भाई ऐसा नहीं चलेगी तुम्हारी बदमाशी गुंडागर्दी की, तुम्हारी जो मर्जी है, तुमने बांग्लादेश को बाहर कर दिया और 12 लोगों से स्टैंप भी लगवा ली उस पे, और आइंदा तुम कभी पाकिस्तान के साथ इस तरह करते हो, हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। अब तो देखिए पाकिस्तान डट कर खड़ा होता है हमेशा, चाहे वो एशिया कप में भी आपने देखा होगा जो मामला हुआ था, अभी भी देख लें आप, हमेशा पाकिस्तान डट कर खड़ा हुआ और सुरखरू भी हुआ। यहाँ पर देखिए बात ये थी, सारे लोग दिल से तो जाहिर है वो पैसे मिल रहे थे, कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन हम लोगों को तो पता था कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई, जायज उनका एक कंसर्न था, इंडिया नहीं जाना, श्रीलंका में खेलना, जो कर सकता था आईसीसी, किया नहीं। अगर पाकिस्तान स्टैंड नहीं लेता तो यकीन माने ये बांग्लादेश के ऊपर जुर्माना भी करते और इनके ऊपर कोई ना कोई पाबंदी वगैरह भी लगा देते, बिल्कुल इनको आइसोलेट कर देते। तो पाकिस्तान की वजह से बांग्लादेश को ना सिर्फ एक टूर्नामेंट की मेजबानी मिल रही है, वो जुर्माने और सजा से भी बच गए, बल्कि मेरा ख्याल है कि शायद उनको इवेंट की जो शेयर होगा वो भी मिलेगा। तो ये शेयर जो मिलेगा तो इसमें हमारे शेर जो मोहसिन नकवी हैं चेयरमैन, उनका बहुत अहम किरदार है। उन्होंने जाके ऑल आउट लड़ाई की। हमारे पीएम No doubt. जो शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने साफ बात बोली, उन्होंने कैबिनेट में ये बात बोली कि भाई बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, इसलिए पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि हम रोज डिस्कस कर रहे हैं ये बात कि पाकिस्तान का तो झगड़ा ही नहीं था, हम तो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल रहे थे कोलंबो में अपने मैचेस, हमने तो बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया और एक हम थे बांग्लादेश के साथ, 12 दूसरी तरफ थे, फिर भी पाकिस्तान जो है उसको अल्लाह ने सुरखरू कराया और अब दुनिया भर में ये बातें हो रही हैं कि यार ये तो तो सलीम साहब आपने देखा ना कि पहले बांग्लादेश की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई, फिर श्रीलंका की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई, फिर आईसीसी की जानिब से की गई और उनके वफूद भी, दो ममालिक के वफूद भी, मतलब आईसीसी और बांग्लादेश के वफूद भी यहाँ पर मौजूद थे बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि ये सिफारतकारी जो हमने की है, जिसको बुनियाद बनाकर, जिसको वेपनाइज करके क्रिकेट को बुनियाद बनाकर इंडिया ये टीमों के अगेंस्ट और मुल्कों के अगेंस्ट कर रहा था, आपको लगता है ये रिवर्स किया हमने किसी सूरत में? बहुत हद तक हमने रिवर्स कर दिया ना। देखिए कहाँ तो ये बातें कर रहे थे कि हमें बाहर कर देंगे वर्ल्ड कप से, कहाँ हमने नेदरलैंड से मैच भी खेल लिया, फिर इनके लोग यहाँ पर आए बातें करके गए, क्योंकि हम अपने लिए तो बात कर ही नहीं रहे थे। और अब इससे जरा एहसास होगा आईसीसी को भी, दूसरों को भी, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने मसल्स शो कर दिए। टेक्निकली क्या हम ऐसा कर सकते थे कि हम मैच अवॉइड कर देते पूरे वर्ल्ड कप में से? टेक्निकली ये हमारे पास चांस था। गवर्नमेंट ने आपको रोक दिया, आप कैसे कह करें? हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट ने रोका है ना। हमारे पीएम ने ट्वीट की थी, बात की थी कैबिनेट में, बोला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्वीट की थी कि जी इंडिया से आप नहीं खेलें। उसके बाद मेजोर वाला जो है कि वो वाली एक शिक पाकिस्तान ने यूज की थी कि इस वजह से जिसमें शामिल है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर हुकूमत रोकेगी तो ठीक है। माजी में इंडिया यही करता रहा है और पाकिस्तान का केस बहुत स्ट्रांग था, लॉयर से भी पूरी मुशावरत की हुई थी। अगर ये मामला कोर्ट में जाता तो भी पाकिस्तान जीतता और आईसीसी को इस बात का पता था, इसीलिए वो लोग बैकफुट पर गए। उनके ब्रॉडकास्टर ने भी गले से पकड़ा हुआ था, उनको पता था केस वेस करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान मजबूत पोजीशन है। तो जो 250, 300, 400 मिलियन दाव पे लगे हैं वो पकड़ो और पाकिस्तान के पांव पे भी गिरना पड़े, गिर के माफी मांग लो बंद कमरे में, और जो ये बोल रहे हैं इनको दो, जान छुड़ाओ। $1 मिलियन भी देंगे बांग्लादेश को देने में इनको, और कितने पैसे इनके पास आएंगे। तो यहाँ पर ईगो इन्होंने अपनी हटाई और ये जो है इस तरह की बात की। तो इनका यही होता है, जब इनको आप पैसे से पकड़े ना कि इनकी जेब पे हाथ मार, तो फिर इनको बड़ी बिल्कुल लगती है और आपको जो काम करवाना है।
सलीम खालिद साहब, जो भी हुआ घुटने टेकने पे मजबूर तो हमने कर दिया फिर आईसीसी को भी, और जो माशाल्लाह से इंडियंस हैं जो इतना तिलमिलाए हुए थे, जो पता नहीं कौन कौन सी पाबंदियों के ऊपर बात कर रहे थे, वो अब तकलीफ तो उन्हें रहेगी इस चीज की, लेकिन स्टिल वो हमारे पास आए हैं, हम उनके पास नहीं गए। सलीमी साहब, जरा आज के मैच को डिस्कस कर लेते हैं। क्या होने वाला है आज के मैच में? क्या नीदरलैंड्स वाली सूरत हाल होगी हमारी टीम की, या फिर हम समझेंगे कि ये जो हमारा हरीफ है कमजोर हरीफ है और उसको टारगेट करेंगे? क्योंकि अभी भी हमें याद है कि एक बार पहले हमारे साथ क्या हो चुका है, तो कितनी जिम्मेदारी आयद होगी, खास तौर पर अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर बैटिंग पर, जो पावर प्ले को ज्यादा से ज्यादा कारआमद बनाने की। देखिए ना, ये जो 2020 मैच होता है ना, इसमें जो कमजोर टीमें होती हैं बाज़-औक़ात बहुत टफ टाइम देती हैं। नीदरलैंड वाला एग्जांपल, बल्कि अभी जो ज़्यादातर मैच हुए हैं उनमें अपसेट होते होते बचे हैं। ठीक है, ये जो 2020 होती है और ज़्यादातर जो नीदरलैंड है, अमेरिका है, ये ज़्यादातर जो टीमें बनी है ना, ये चूचू का मुरब्बा है। कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ इंडियन है, कुछ कहाँ से है, कुछ कहाँ से है, और ये इनका जो ज़्यादातर जो ब्रेड एंड बटर है वो क्रिकेट है, काउंटी क्रिकेट। वहां पे ही आपको पता है चौके छक्के और ये वगैरह ना, ये बड़े होते हैं। ये टीमें हारती पता क्या है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर इनके पास लीडरशिप हो ना, अच्छी लीडरशिप हो मोहसिन नकवी की तरह, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी से बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। लेकिन ये बहुत होता है, पाकिस्तान को नीदरलैंड हरा सकता था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के वही जो फ़हीम अशरफ की एक अच्छी समझ लें कि एक्सपीरियंस था, हर चीज़, वो इंटरनेशनल जो प्रेशर है उसको हैंडल कर गए। तो आज का जो मैच है अमेरिका के साथ, आपको पता है, तो जो 2 साल पहले जो अपना वर्ल्ड कप हुआ था उसमें अमेरिका पाकिस्तान को हरा चुका है। कोई बंदा सोच ही नहीं सकता था, क्रिकेट एक्सपर्ट ये सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान अमेरिका से हार जाएगा, लेकिन पाकिस्तान हारा। ठीक है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये सोचना ही नहीं चाहिए कि अमेरिका की टीम कमजोर छोटी टीम है। लेकिन आपको पता है जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तभी गेम हमारी थोड़ी सी खराब हो जाती है। सलीम खालिद साहब, बारिश का भी खतरा आज के मैच के लिए मौजूद है, और खास तौर पर जो हमारे कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी बात की जा रही है। बाबर आजम का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो भी बड़े जेर बहस हैं। क्या कहेंगे आप इस सारे मैच के ऊपर जो आज होने वाला है? मैं ये कहूंगा, बारिश ना हो, रन्स की बारिश हो, चाहे वो बाबर प्लेयर्स हो चौके छक्कों की बारिश करें। लेकिन श्रीलंका में तो बारिश होना खबर नहीं है, वह बारिश ना होना खबर है। जब देखो वहां पे बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ी देर में फिर बेहतर हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया के वाहिद ग्राउंड हैं जहां पर पूरा ग्राउंड कवर कर देते हैं, वो बारिश होती है तो भी शुरू हो जाता है। अब रही बात पाकिस्तानी, बाबर का आपने जिक्र किया, हर पाकिस्तानी ये चाहता है, चाहे मैं हूं, आप हो, अली हो, सब ये चाहते हैं कि बाबर रन करें। और आपने देखा होगा कल आईसीसी ने एक पॉडकास्ट में इनकी रिपोर्टिंग की और रवि शास्त्री की जो रिलीज की, उसमें उन दोनों ने भी यही कहा है, और दोनों ने भी यही मशवरा दिया बाबर को कि जरा थोड़ा अपना गेम चेंज करें, शुरू से ही बाउंड्रीज की कोशिश करें ताकि टीम पे प्रेशर ना पड़े। पिछले मैच में बाबर स्लो खेले और फिर जब आउट से शॉट खेलकर आउट हो गए, हालांकि वो आइडियल उनके लिए सिचुएशन थी, वो आखिर में फिनिश करके मैच आते, तो ये ऐसा चलेगा नहीं। हम लोगों ने बड़ा जोर दिया बाबर को टीम में होना चाहिए क्योंकि हमारे पास और ऐसा प्लेयर नहीं है। तो बाबर को भी पाकिस्तानी लाखों उनके मद्दाह हैं, उनके लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी जो हमारी बैटिंग लाइन है, उस्मान हमारा वीक लिंक है, एक अच्छी इनिंग खेल कर फिर वो छोड़ देते हैं। फिर जैसे लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के हमारे लोग थे, वो भी अच्छा नहीं खेले। टॉप ऑर्डर में बेहतर परफॉर्मेंस थी साहबजादा की, साइम एक दो अच्छे शॉट खेलकर आउट हुए। सलमान अब टॉप ऑर्डर पे आ रहे हैं नंबर 3, तो उनको भी कैप्टन इनिंग खेल तसलसल से, तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जीतेंगे, वरना अमेरिका से तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जीतेंगे। अमरीका को भी हल्का नहीं लेना चाहिए। सलीम साहब और सलीमी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट पर बात हो रही थी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान सिर्फ एक खित्ता नहीं है, ये रंगों, कहानियों और हुनर से बनी एक जिंदा तहजीब है। यहाँ की दस्तकारी, लोक सकाफत और रिवायात हमारी शनाख्त हैं, जो वक्त के साथ कहीं धुंधला ना जाएं। इसी फिक्र के साथ नौजवान फिल्म मेकर अहमद शाहिद मैदान में उतरे हैं। अहमद शाहिद अपने कैमरे के जरिए पाकिस्तान की मिटती हुई सकाफत, हाथों से बने हुनर और पस मंजर में छुपी कहानियों को महफूज कर रहे हैं। उनका मिशन सिर्फ फिल्म बनाना नहीं है, बल्कि नई नस्ल को अपनी जड़ों से जोड़ना है, ताकि हमारी सकाफत सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि स्क्रीन पर, दिलों में और आने वाले कल में जिंदा रहे। मजीद अहमद शाहिद हमारे स्टूडियो से मौजूद, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल अहमद, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू टुडे? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो सकाफत को प्रिजर्व करने की सोच है, ये आपको आई कहाँ से?
बस एक्चुअली मुझे बचपन से ही कहानियाँ सुनना, उनको लाइक ऑब्ज़र्व करना बचपन से ही अच्छा लगता था। और जब मैं छोटा था तो मेरी जो दादी थी वो ना डिफरेंट हैंड क्राफ्ट बनाया करती, लाइक क्रोशिया और एम्ब्रॉयडरी की चीज़ें करती थी, और वो जो जिसको हम रोटी बास्केट कहते हैं वो बनाती थी। तो मैं जब बैठ के देखता था तो मैं कहता कितना अच्छा लगता है ये बना रही है। और अगर हाँ ऑब्वियसली उस टाइम कैमरा तो नहीं था, जस्ट क्यूरियोसिटी थी कि ये कैसे होता होगा। तो फिर जब लाइक बड़ा हुए तो कैमरा आया, तो फिर इसी तरह की चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट करने का ख्याल आया, और ऑब्वियसली वो लोगों को अच्छा भी लगा, और फिर ऐसे ही बस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अहमद, रिस्पांस कैसा है? अगर हम अपनी यूथ की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है सकाफत से वो दूर जा रही है, और इस तरह की ये जो हमारी लोक कहानियाँ हैं, जो हमारी तहजीब है उससे, तो ऐसे में उनकी तरफ से आपको इन डॉक्यूमेंट्रीज़ पर कैसा रिस्पांस मिला है? आई फील लाइक कि ये गैप है जिसको हमें खुद ही ख़त्म करना है। पहले ये होता था कि जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती थी इस तरह की, या कोई भी डॉक्यूमेंट्री, वो बहुत लंबी होती थी, लाइक 9 मिनट की, 10 मिनट की। अब हमने क्या किया है, अब हम लाइक उसको वर्टिकल फॉर्म में शॉर्ट, क्योंकि लोगों का जो टाइम स्पैन है वो बहुत कम है, ठीक है। अब किसी के पास 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री देखने का टाइम नहीं है, तो जब हम वही चीज़ बहुत ही शॉर्ट वे में, एक स्टोरी टेलिंग वे में, अब स्टोरी टेलिंग ऑब्वियसली जब आप किसी तरीके से पेश करते हो कंटेंट, जब लोग रिलेट करते हैं उससे, तो ऑब्वियसली वो फिर उसको देखते हैं और रिस्पांस अच्छा आता है। एक मॉडर्न वे में जब हम वो फिर एक ब्रिज का काम करते हैं तो लोग ऑब्वियसली उसको देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कल्चर इकोनॉमी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमी वेस्टर्न कल्चर से ड्राइव होकर आती है, और जो जो ममालिक उनको अपनाते हैं वो भी उसी को प्रमोट कर रहे होते हैं। उसमें इस अपने मुल्क की जो सकाफत है उसका बीड़ा उठाना, आपको लगता है कि इसका एंड प्रोडक्ट आप इसको कल्चर में उस तरह से शामिल कर पाएंगे जिस तरह से इसको होना चाहिए? ऑब्वियसली हम इसको शामिल कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, हमने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है, थरपारकर में, हैदराबाद, सिंध के छोटे छोटे गांव, जब हम जहाँ पे जाते हैं तो वो जो लोग हैं जो बैठे हैं, जो आर्ट का काम कर रहे हैं, क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, जब हम उनको प्रमोट करते हैं तो वो लोग भी ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। जब उनकी प्रोडक्ट वगैरह सेल होना स्टार्ट होती हैं, वो प्रमोट होते हैं, तो इससे इकोनॉमी को भी एट द एंड फ़ायदा तो होता है। हाँ बिल्कुल। इसके साथ ये भी बताएं कि आप फिल्म मेकिंग का बैकग्राउंड है आपका, आप पढ़ते हैं फिल्म? जी, मैं फिल्म एंड टीवी कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो लास्ट सेमेस्टर है मेरा। तो क्या ये जो आपका शौक है ये पढ़ाई से पहले से था? आपने कहा कि क्यूरोसिटी तो बचपन से थी और आप फैसिनेट भी होते थे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाना और इस तरह की चीज़ों को, अपनी सकाफत को डॉक्यूमेंट करना, ये आपने पढ़ाई के दौरान शुरू किया है इससे पहले? नहीं, शौक तो ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बताया पहले से था। काम करना कब शुरू किया? काम करना लाइक प्रोफेशनली मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया है। हम लोग ऐसे ही मंडी बहाउद्दीन में मौजूद थे, तो मेरा एक दोस्त है, कुलीग है, जवाद ज़फ़र, तो उनका गांव था मांगट, वहाँ पे वुडन चारपाइयाँ बनती हैं। ऑब्वियसली उनका ट्रेंड आजकल तो बहुत कम हो गया, बट गांव वगैरह वाली साइड पे वो बहुत अभी भी यूज़ की जाती हैं। तो हम लोग ऐसे गुजर रहे थे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो कैसे हाथ से वो लकड़ी को तराश रहे हैं, फिर उनके ऊपर पेंट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर बाद में डिज़ाइनिंग करते हैं, डिफरेंट किस्म की शक्लें बनाते हैं उसके ऊपर। तो मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैंने उसको कहा कि क्यों ना हम इसको कैमरे से रिकॉर्ड करें डिफरेंट एंगल से। वो वाले एंगल्स लोगों ने कभी देखी नहीं, ऐसे गुजरते गुजरते लोग इग्नोर कर देते हैं। तो हमने उस पर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बड़ी ही शॉर्ट फॉर्म में, और वो डॉक्यूमेंट्री जब हमने अपलोड की तो उस पर वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, उस पर 7 मिलियन व्यूज़ आए। और फिर इसी तरह डिफरेंट ब्रांड्स और NGOs ने भी हमें इसी तरह फोकस करना शुरू कर दिया कि इसी तरह का काम हमें चाहिए। तो ये जो बात है कि लोग दूर हैं, उनको पता नहीं है, लोगों को एक्चुअल में वाकई नहीं पता कि ये चीज़ें हो रही हैं, अवेयर नहीं है। हाँ, अवेयर नहीं है, तो वो अवेयरनेस इसी तरीके से आई थिंक दी जा सकती है। फिल्म मेकर की तरह इसको अप्रोच करते हैं या एक आर्टिस्ट की तरह? क्योंकि एक फिल्म मेकर सोचेगा कि ये एंगल्स अच्छे हैं, ये दिखाई अच्छा दे रहा है, लेकिन एक आर्टिस्ट सोचेगा कि इट हैज़ अ सोल, इसके अंदर एक जो है रूह है जिसको महसूस किया जा सकता है। हम लोग जो थॉट्स होती हैं हमारी, जिस तरीके से हम चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट की नज़र होती है। आर्टिस्ट की नज़र होगी नहीं तो वो हम उसको किस तरह ये सोचेंगे कि हम इसको किस एंगल से ले सकते हैं, या इसको किस तरह किस मतलब वे में इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले आर्टिस्ट की सोच आती है, देन फिर बाद में वो फिल्म बनती है। राइट। अच्छा अहमद, आप अकेले इस काम को लेकर चल रहे हैं, बीड़ा आपने अकेले अपने कंधों पे उठाया हुआ है, आपकी टीम है, आपके दोस्त हैं जो आप लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं? हाँ, मैंने अभी बताया कि मेरा कुलीग है जवाद, तो हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ होता है। तो सम टाइम ये होता है कि स्टोरीज़ वो लिख रहा होता है और मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, या सम टाइम मैं लिख रहा होता हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो हम दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट ट्रैवल
वगैरह अच्छा, कर रहे जब होते आप ट्रैवल करते हैं और किसी जगह की सकाफत या उस जगह की वो कोई चीज़ जो आप हाईलाइट कर रहे होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि मांगट में किस तरह से वुडन चारपाइयाँ जो थी वो बनाई जा रही थी, तो उस हवाले से आप वहाँ के लोगों से भी जाहिर बात है बात करते होंगे, जो उनकी स्टोरी होती होगी उससे आप रिलेट करके वही स्टोरी फिर सुनाते हैं जी जी अपनी बिल्कुल। documentaries में। जो हम जहाँ भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, सबसे पहले जाके हम उन लोगों से मिलते हैं, मतलब एक किस्म का वो रंग में ढंग जाना, क्योंकि जब तक हम उन लोगों को कंफर्टेबल फील नहीं करवाएंगे, उनको ये फील नहीं करवाएंगे कि हम आपकी तरह हैं, तो वो फिर अब बहुत ही नेचुरल वे में हमें वो स्टोरी बताते ही नहीं है, या वो कर नहीं पाते जब कैमरा ऑन होता है। तो ऑब्वियसली जब वो हम सारा कर रहे होते हैं, हमारे साथ बैठे होते हैं, तो वो ऐसे ही लग रहे रहते जैसे वो हमारे साथ रिलेट कर पा रहे हैं, तो हम लोग फिर उसी एंगल से वो सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरल और रॉ फॉर्म में दिखाते हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि जो अटेंशन स्पैन है बहुत छोटा हो गया है, उसके लिए आप छोटी छोटी रील्स जो हैं वो ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन रील्स में लोग उस प्रोसेस को देख रहे होते हैं जो काफ़ी तवील होता है, यानी आप उसके प्रोसेस को बारी बारी के स्टेजेस से वो आर्ट गुजर रहा है और फिर आखिर में एंड प्रोडक्ट आपको मिल रही है, वो सारा प्रोसेस लोग देख रहे होते हैं। आपको लगता है कि वो डिटेल्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है? एग्जैक्टली, डिटेल में लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन ये है कि अगर हम उसको बहुत लंबा कर देंगे ना, तो लोग फिर अनफॉर्चुनेटली उसको स्क्रॉल ही करेंगे कि ये बहुत लंबा हो रहा है, इंटरेस्ट लूज हो रहा है। तो अगर कोई काम, फॉर एग्जांपल अगर वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, तो इस एम्ब्रॉयडरी को हम 10-15 सेकंड में शॉर्ट करके दिखा सकते हैं, ठीक है, और एंड पे हम उसकी डिटेल दिखा देते हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा अहमद, आप जैसे बहुत सारे क्रिएटिव माइंड्स जो हैं वो देख रहे हैं आपको, उन्हें कोई पैगाम देंगे कि शुरू कहीं से भी कर लें और उसके बाद आपने अपना मकाम खुद बनाना है? Oh, I'm too young for this. मैं मतलब ओबियसली पहले तो सबसे पहले तो मतलब फिल्म मेकिंग जो है वो बहुत सब्र वाला काम है, बहुत इजी इसमें रहना पड़ता है आपको, मतलब मुश्किल मिजाजी का काम है। तो आप लोग मतलब कैमरा है या गेयर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब स्लोली इसमें आपको अपनी पहचान बनाना पड़ती है। कुछ डिफरेंट जब आप करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो आपका माइंड खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता क्रिएटिव होना ये स्टार्ट बात हो आपने जाता बड़ी है। दुरुस्त की है। जब आप कुछ मुख्तलिफ करते हैं और अपने काम पर जमे रहते हैं तो फिर आपको ज़रूर कामयाबी मिलती है। बहुत शुक्रिया, अहमद शाहिद हमारे साथ मौजूद थे और रहे थे कि किस तरीके से सफ़र का आगाज़ किया और आज इस मकाम पर वो पहुँचे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। लाहौर में बसंत मनाई जा रही थी और 8 फरवरी को तहरीके इंसाफ एहतजाज कर रही थी और लाहौर में भी शटर डाउन हड़ताल का दावा पीटीआई कर रही थी, मगर हुकूमत का कहना है कि आवाम ने तहरीके इंसाफ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पीटीआई की अय्यारी नहीं चली, जलाओ घेराव और फितना फसाद के कल्चर को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। आवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया है। पंजाब में जीरो शटर डाउन, जीरो पहिया जाम था। कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाजार दुकानें बंद होती हैं, तो अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाजार बंद है। तो लेकिन ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। दंगा फसाद का जो एक कल्चर था वो उसको लोगों ने न सिर्फ ये कि उसको मुस्तरद किया, बल्कि अवाम ने पलट के देखा भी नहीं। पंजाब गाली गलोच, बदतमीज़ी, हुल्लड़बाजी, बदतहजीबी से आगे निकल गया। घेराव, जलाओ, शटर डाउन, फितना, दंगा फसाद से आगे बढ़ गया। और किसी को एक जोम था कि शायद मेरे बगैर लोग जी नहीं सक रहे होंगे, उसको ये पता भी नहीं कि पंजाब न सिर्फ आगे बढ़ गया बल्कि आज उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा। और आज आप लाहौर में देखें तो आपको लगेगा कि कोई प्रोग्रेसिव नेशन, कोई कानून पे चलने वाली नेशन। और ये मेरी उम्र 52 ईयर्स हो गई है, मैंने ये पहली बार देखा है। गुफ्तगू आपने सुनी। उधर वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का एक बयान सामने आया। उनका कहना है कि बानी पीटीआई और महमूद अचकज़ई की मुलाकात जल्द हो जाएगी। और पहले बेसिकली कहा यह जा रहा था कि 8 फरवरी के बाद जो बानी पीटीआई से मुलाकात है वो शायद करवा दी जाएगी। अब देखना यह है कि आज मुलाकात होगी या फिर इंतजार होगा। दूसरी जानिब पीटीआई के सूबाई सदर जुनैद अकबर की गुस्से भरी जो मुबैना ऑडियो है वो लीक हो गई है, जिसमें वो पार्लिमानी पार्टी पर बरस पड़े हैं। जुनैद अकबर ने फहरिस्त में नाम शामिल न करने पर पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में खरी
भी सुनाई और कहा कि मैं आइंदा पार्लिमानी पार्टी में शरीक नहीं होगा, मैं चीफ वेब को मानता हूं और ना ही पार्लिमानी लीडर को मानता हूं। हाँ बिल्कुल, और इसी हवाले से हमने बात करनी है। खालिद कयूम साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए स्टूडियोज में। कैसे आप? जी बहुत अच्छे। खालिद साहब, ये पहले जुनैद अकबर वाला मामला डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हड़ताल की भी बात करते हैं। ये हुआ क्या है, अचानक से फिर से एक रिफ्ट कायम हो गई? ये कोई नई लिफ्ट तो नहीं है पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर ख़ास तौर पर। देखिए, जब लीडरशिप जेल के अंदर हो, लीडरशिप मौजूद ना हो, तो पार्टियों के अंदर इसी तरह के हालात होते हैं। और इसी तरह जो लीडर हैं उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, तनाव भी होते हैं, और एक दूसरे पर जो हैं वो इल्ज़ामात जो हैं उनकी बारिश भी होती है और एक दूसरे के खिलाफ गूंजते भी हैं। तो इसी तरह ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, पीटीआई के अंदर ये मामूल है। आपको लड़ाइयाँ याद है कि कितनी लड़ाइयाँ हैं? अब तो याद भी नहीं है कि कितनी लड़ाइयाँ हो गई। वो देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा तनाज़ात हैं पीटीआई के अंदर, और उसकी वजह यही है कि लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप हो तो फिर वो इस तरह शायद ना लड़े। अच्छा, अब ज़रा एहतजाज की 8 फरवरी के एहतजाज की बात कर लेते हैं, जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि पहले ही पता है कि इतवार को ऑलरेडी दुकानें भी बंद होती हैं, कारोबार भी बंद होते हैं, फिर भी ये डिसाइड किया गया कि इस दिन ही हड़ताल रखी जाएगी। तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एहतजाज की कॉल से? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो पीटीआई ने एहतजाज किया है, इसमें आप कह सकते हैं कि पहिया जाम का तो तस्वर ही नहीं था। और पहिया जाम तो शायद पूरे मुल्क में कहीं भी मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी। आप कह सकते हैं कि कोयटा के अंदर जहाँ बलूचिस्तान में कुछ मकामात पर शायद हुआ, लेकिन मुकम्मल पहिया जाम जो है वो नहीं हो सकता। ये पहिया जाम जो है ये 90 की और 80 की दहाई के अंदर ये पहिया जाम होते थे, जब इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, जब हर बंदे के पास गाड़ियां नहीं होती थी, और उस वक्त जो ट्रेड यूनियन थी वो बहुत मुनज़्ज़म थी, बड़ी मजबूत थी, और वहाँ पर जो मार्केटों के अंदर ट्रेडर क्लास है वो भी बड़े मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज होते थे। और इस वक्त तो जो है ये मैं समझता हूँ कोई भी जमात जो है वो पहिया जाम की कोशिश करेगी तो उस तरह वो कामयाब उस वक्त तक नहीं हो सकती, जब तक तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी और तमाम जो तबकात हैं वो एक कोई फैसला किसी कौमी मामले पर नहीं करते। तो पहिया जाम तो मुश्किल था, लेकिन अलामती ये आप कह सकते हैं कि ये पीटीआई का जो एहतजाज हुआ है इसको आप अलामती एहतजाज। अच्छा, तो फिर ये एक तो ये जो भी हुआ 8 फरवरी को, जिस तरह से कहा, तो यही जा रहा था कि शायद बड़ा मैसिव रिस्पांस मिलेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद एक्सपेक्ट कर रही थी, कुछ उस तरह से नहीं हुआ। अलामती एहतजाज आपने कहा हुआ, ईद के बाद अडयाला जेल तक लॉन्ग मार्च और धरने का कहा जा रहा है, फिर इस पर पार्टियों में तकसीम दिखाई दे रही है। तो जो तहरीक इंसाफ है, क्या एहतजाजी सियासत से जो वो भी अपनाए हुए है उससे अपने मकासद को, अपने गोल्स को हासिल कर लेगी? देखिए, पीटीआई तो पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि वो हुकूमत पर कोई दबाव बढ़ाने में नाकाम रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट की कोई पीटीआई से एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो तो इस हवाले से अपना जो किरदार था वो उस तरह दबाव में लाने में नाकाम रही, लेकिन दबाव हुकूमत पर हैं। सबसे बड़ा दबाव इस वक्त जो पाकिस्तान पर है वो दहशतगर्दी का, और जिस तरह के हालात बलूचिस्तान के अंदर और बाकी इस्लामाबाद में आपने देखा धमाका हुआ, तो मैं समझता हूँ कि इंगेजमेंट जो है वो आपको नज़र आ रही होगी कि इंगेजमेंट किसी न किसी सतह पर हुकूमत और अपोजिशन पीटीआई के दरमियान हो रही है। बिल्कुल, और ऐसी कोऑर्डिनेटर वजीर आजम जो हैं इफ्तार वली, उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई और महमूद अचकजई की मुलाकात भी जल्द हो जाएगी। देखिए, ये कोई सादा सी बात नहीं होती कि वो वजीर आला केपी के जो इस्लामाबाद पर और वफाक पर चढ़ाई की बातें करते थे, उनकी पहली तकरीर आप असेंबली के अंदर देखें, और किस तरह वो तो इस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर से भी लगता है कि गंडापुर बहुत ज़्यादा एक्टिव था और बहुत ज़्यादा महाजराई जो है वो कर रहा था। इनके बारे में जो तोक़ा थी वो क्यों ख़त्म हो गई? इसलिए कि कोई इंगेजमेंट चल रही है। ये इंगेजमेंट का नतीजा था कि अचानक उनकी तरफ से ख़त लिखा जाता है
और चंद दिन बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात हो जाती है। और ये भी इंगेजमेंट का नतीजा है कि अब अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई और सेनेट में अपोजिशन लीडर का जो है अनाउंसमेंट आ जाती है। और उसके बाद अब जो खबरें हैं कि वज़ीर आज़म की अपोजिशन के लीडर के साथ मुलाकात जो है वो होने वाली है। और इसके साथ जो है वो बानी पीटीआई जो हैं उनके लिए मुलाकातों का रास्ता भी खुलने वाला है। और ये भी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से बानी पीटीआई का जो एक्स अकाउंट है वहाँ से जो है वो बड़ी गोलाबारी जो है वो नहीं हो रही। क्योंकि वो ये सारे मामला जो है, ये सारी चीजें जो है, ये सारा एहतजाज भी अगर आप देखें अच्छा। तो जहां भी एहतजाज हुआ है वो एहतजाज भी पुरअमन तरीके से हुआ है। आपको कोई कशीदगी और तलखी में लगता है आप कह रहे हैं कि कुछ कमी जो है, साफ ने एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखा हुआ है और वो अब जरा उन्हें पता चल गया है कि एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा, बातचीत से मैं समझता हूँ सिर्फ पीटीआई ने नहीं रखा, अच्छा। हुकूमत की तरफ से भी तलखी जो है उसमें कमी वाकई। कल आपने ख्वाजा आसिफ साहब का जो पार्लियामेंट के अंदर आज जो उनका बयान था आपने देखा, उसमें वो पहले वाली तलखी उनके बयान में नहीं थी। तो मजमूई तौर पर मुल्क के मफाद में यही है। देखिए जिस तरह सानिया APS के बाद पूरे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें क़यादतें पार्लियामेंट के एक प्लेटफार्म पर इकट्ठी हुई थी और फिर जब ऑपरेशन हुआ दहशतगर्दों के खिलाफ तो उस ऑपरेशन से नतायज निकले थे। बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त भी इसी तरह का माहौल जो है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जरूरी है। खालिद साहब, सुहेल आफरीदी साहब से जो तवक्कुआत थी वो एंगेजमेंट हुकूमत से तो कर रहे हैं लेकिन डिसएंगेजमेंट दिखाई देती है अपनी पार्टी से। बैरिस्टर गौहर को देख लें मामला, जुनैद अकबर का मामला देख लें, उसमें कोई बयानबाजी, उसमें कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे हैं वो। देखिए वो जहाँ से उनको कोई लाइन या हदायत मिल रही हैं वो तो मैं समझता हूँ कि जो अडयाला जेल से उनके लिए हदायत आ रही हैं उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। आपने पहले भी इस पर वाजे किया। बहुत शुक्रिया। खालिद क़य्यूम साहब हमारे साथ सियासत को डिस्कस कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। तालीमी इदारे के सरबरा के लिए तख्लीकी ज़हन का मालिक होना क्यों जरूरी है, बात हो रही है सेगमेंट माइंड मैटर्स में। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। एजुकेशन जो है ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत 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 बड़े जहन का काम है। एक ऐसा बंदा जो कि विजडम का मालिक हो, ये उनका काम है। टॉलस्टॉय ने जब स्कूल खोला तो टॉलस्टॉय ने अपने स्कूल के बच्चों के लिए कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिखी जो पूरी दुनिया में अब है। बहुत सारे लोग का हमने भी पढ़ते रहे तो बहुत खित्तों में ये समझा जाता है कि वो स्टोरीज जो हैं वो स्टोरीज कोई उनके मकामी हैं, यानी मकामी कल्चर से हैं, ये मकामी इंडिजिनस स्टोरीज हैं और अमेरिका से लेके और इंडिया तक और पाकिस्तान तक, जबकि वो स्टोरीज मकामी नहीं थी बल्कि वो स्टोरीज जो है वो टॉलस्टॉय ने लिखी थी। और टॉलस्टॉय ने इतनी खूबसूरत स्टोरी लिखी, लेकिन इमेजिन कीजिए कि वो पढ़ाना चाह रहे थे, एक स्कूल था उनका और उसके लिए वो खुद क्रिएटिव हो रहे थे और वो खुद स्टोरीज लिख रहे थे क्योंकि वो बच्चों की अहमियत और उनकी जो खूबसूरती है उससे वाकिफ थे और उनके अंदर एक विल थी कि उन बच्चों को हमने उनके अंदर खूबसूरत चीज़ें पैदा करनी है। उसमें भी एनिमल्स का बहुत तज़किरा आता है। नज़ीर अहमद बुलबुल साहब जो हैं वो अल-अमीन स्कूल के प्रिंसिपल हैं और अल-अमीन स्कूल ने पिछले 20 सालों में जितनी कामयाबियाँ समेटी हैं, और कामयाबी यही होती है कि आपका बच्चा जो है वो किसी बहुत आला तरीन यूनिवर्सिटी में जाए, बहुत अच्छा करियर, और फिर सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि आपका बच्चा जो है वो बेहतर अखलाकियात का हामिल हो। इन तमाम चीज़ों पे अल-अमीन स्कूल जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो काविश है, पूरी टीम, यहाँ की कम्युनिटी का स्कूल है, पूरी कम्युनिटी को उसका क्रेडिट जाता है, तमाम असातिज़ा को क्रेडिट जाता है। और नज़ीर अहमद बुलबुल साहब तो लीडर हैं। नज़ीर साहब ने अपने ही बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ लिखी, शायर हैं, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं। आप इनकी जो ये जो तस्वीरी कहानियाँ हैं, ये आप देखिए क्या काविश है एक प्रिंसिपल और लीडर इतना क्रिएटिव होता है तो फिर ये सब कुछ आगे चीज़ें अच्छी होती हैं। सर, ये जो पहली कहानी मेरा ख्याल है कि ये मुझे तो सारे एनिमल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, हम अगर इसकी करें, ये क्या है सर, ये इस कहानी? जी ये हम ऋषि खुशनस्त यानी हम कहते हैं मार्को पोलो शीप को। ठीक है, और वो खुश नहीं है। मार्को पोलो शीप खुश क्यों नहीं है सर? वो इसलिए खुश नहीं है कि आवर हंटिंग की वजह से उसके पूरे फैमिली
कबीले मारे गए हैं और वो अभी जो है खुश नहीं है। तो इसके अंदर फिर जो है आप देखते हैं कि तूने तो यिरुश्तु यौन खुश्तु यौन पलवान वर्गफ्च गिला तो यानी शिकारियों के लिए जो ना से उनका बहुत गिला था। इतने में जो है एक याक आता है, याक आता है, वो क्या खूबसूरत याक है। याक आके पूछता है कि भाई क्या हुआ है, आप आज नाखुश क्यों? तो कहता है कि द इंसान हुश नस्त खुश या वरुश नस्त या जो तुख्म पॉकेट वो तक खुश नस्त। ये पोइट्री है। इंसान के अंदर शायद वो होश की कमी है। अच्छा, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने मेरी पूरी नस्ल कशी की है, इस वजह से जो मैं खुश नहीं हूँ। तो इस पे जो याक है वो ये कहता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है और सब्र की तलकीन करके वहाँ से चला जाता है। फिर जो है दूसरे जानवर जो है ना एक भेड़ की सूरत में आ जाती है और वो भी यही चीज़ें उसके साथ कलाम करके चले जाते हैं। फिर एक और जानवर जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा। तो मामूट को भी जो है ना बच्चे ज़रा कम जानते हैं क्योंकि हाई जैसे खुंजरा वगैरह पे ज़्यादा होती है। तो अब फिर हम ये भी वही जो है डायलॉग उनसे करके चले जाते हैं और फिर बकरी आ जाती है, उसका भी यही चीज़ें हैं। साथ में फिर आ जाते हैं हमारे ब्लू शिप। तो ब्लू शिप भी उनसे इसी तरह से बातें करके वो आगे गुजरते हैं। इतने में जो है ना एक मारखोर है। मारखोर जब आते हैं तो वो फिर ये कहती है कि देखिए, वो उसके साथ जो है हमदर्दी जताने के बाद फिर वहीं पे रुक जाती। तो इतने में जो है ना जो मार्को पोलो शिप है क्यों खड़े रहे? तो कहते नहीं, मैंने यहाँ से जाना नहीं है क्योंकि अभी हमने ये सोचा है कि हम सब मिल के आपको इस सरहद से जो है ना बाहर भेज देंगे क्योंकि आप अकेले रहेगा। उसने वो कहता है कि नहीं, मेरा भी जो है अपने बच्चों के साथ यहीं पे मरना ठीक है, लेकिन वो मना करते हैं और उसको ले जाते हैं सरहद से उस तरफ ले जाके फिर वापस आ जाते और फिर ये कहते हैं कि सकन बतक खुश नस्त दसावी चिर हुश नस्त तिखू बिजी बोस्ट ड्राई किया रुश नस्त। तो फिर ये कहते हैं कि देखिए, आप हम भी खुश नहीं हैं, ये सारे जानवर इससे कह रहे हैं और आप इस पे सोचते क्यों नहीं हो? आपकी जो पहाड़ है उसके ज़ीब ज़ीनत जो है ना वो ये जानवर हैं। अगर ये यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे कोई खूबसूरती नहीं होगी। तो कोशिश इसके ज़रिए बच्चों में एनिमल सेंसिटाइजेशन की आपकी जो काविश है बहुत ही खूबसूरत है। इसको भी सर थोड़ा सा जल्दी से कर दीजिए ताकि हमें मालूम हो कि कितनी खूबसूरत कहानियाँ। ये तो इसमें जो है ये तूग जू के लिए, तो तूग हम कहते हैं बकरी को और जू कहते हैं यॉक। जी। तो दोनों के दरमियान कलाम ये है कि एक दिन बकरी जो है ना वो यॉक से ये कहती है कि क्यों ना हम पहाड़ों पे चले जाएं, वहाँ पे जो है हरे भरे घास है, फूल है और फूलों में दवा है। तो इस पे यॉक जो है वो रजामंद हो जाते हैं और फिर दोनों चले जाते हैं ऊपर। जब ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले वो जाके यीनतिन में पहुंचते हैं। यीनतिन उस जगह को कहते हैं जहाँ यीनत की फूल जो है ना वो खिले होते हैं। फिर वहाँ पे वो रहने के बाद शाम को जो है जब वो जाके सोते हैं तो उस वक़्त बकरी पूछती है कैसा रहा आज का दिन? तो यॉक ये कहता कि बहुत मज़ा आया। फिर जो है वो वहाँ पे आराम करते। अगले दिन वो फिर और ज़्यादा ऊपर जाते हैं। वो जाते हैं और गुलदाउद्दीन में पहुँचते हैं। वहाँ पे गुलदाउद के फूलों के दरमियान वो रहते हैं। इसमें हमने सारा रेड इसलिए लिखा हुआ है ताकि बच्चों को जी वो फूलों के नाम जो है ना। और फिर वो जाके इसी तरह से अगले दिन फिर जाते हैं यिरोगनिन। तो यिरोगनिन में जाके वो जो है यिरोगन के फूल जो है ना उससे लुत्फ अंदोज होते हैं। फिर आगे ऊपर जाते हैं तो अंबरिन आता है। वहाँ पे अंबर की बुनियादी पर्पस बच्चों को फूलों से रोशना अपनी धरती के मेरा ये है कि नेचर, क्योंकि आप जितने ऊपर पहाड़ों में जाते हैं तो खूबसूरती है।
वो जो भी फूल हैं, जो घास हैं, जो चीज़ें हैं, ये ऐसे ही नहीं बना, कुदरत ने उनमें कुछ ना कुछ रखा है, क्योंकि उनकी जो ग़ज़ायत है, खूबसूरती है, और उनके साथ इनका नाम, क्योंकि ये हमारे देसी नाम जो है वो इस वक्त अंग्रेजी में तब्दील हो रहे हैं, दूसरी चीज़ों में, तो वो सब कुछ जो है हमने बताने की कोशिश की। अच्छा, ये इसकी मैंने वो देखा है आपकी ड्राइंग्स, क्योंकि पहले बुनियादी सतह पे तो आप बड़ी अच्छी ड्राइंग और फिर इसको कंप्यूटराइज्ड किया जाता है। ये बुनियादी तौर पे एक चूहे की बड़ी खूबसूरत आपने कहानी लिखी है। जी हाँ। और ये क्या है सर? ये चूहा इसके अंदर जो है चूहा, उसको जो है ना दो ये सीड मिल जाते हैं हमारे खुबानी के, तो वो जाके अपने दादी के पास ले जाते हैं कि ये क्या है। दादी कहते हैं कि ये जो है आपके वो सीड है, इसको हम ये इंसान लोग इसको खाते हैं और फिर वो उसको जो है ना ज़मीन में गाड़ के कोई दरख्त भी पैदा कर। तो जो है इंसिस्ट करते कि नहीं, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। तो कहता आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इंसानों का काम है। तो वो जाके एक जो ना खा लेता है, दूसरे को ज़मीन में गाड़ देता है। तो कुछ अरसे के बाद जब जाता है तो देख लेता है कि वहाँ पे एक पौधा जो है ना, तो चूहा हैरान हो गया जी। फिर वो आके माँ से वो अपने दादी को बताती है कि नहीं, जो है मैंने जो सीड बोया था वो दरख्त बन गया है। तो कहने का मकसद ये था कि इस छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए बच्चे जो है वो कौन सा काम कर सकते हैं नेचर के लिए। क्या बात। कुछ बड़े काम तो नहीं कर सकते, लेकिन एक सीड को कम से कम ज़मीन में बो सकते हैं। तो इस तरह की। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये जो स्टोरी, एक तो होता नहीं कि आपने निसाबी कुतुब ली और उसके बाद उनको पढ़ाया। एक विजनरी आदमी, एक बहुत बड़ा आदमी, वो समझते वो खुद स्टोरी टेलिंग कर सकता है, वो खुद कहानी बना सकता है अपने बच्चों के हवाले से। एक स्टोरी जो है वो, एक कहानी जो है वो कहीं 7 समंदर पार से आई हुई है, उसका आपके लैंडस्केप से ताल्लुक ही नहीं है। आप कोई कहीं बहुत दूर किसी मुल्क की में पढ़ाई जाने वाली कहानी जो है वो आपके निसाब का हिस्सा है, वो डिफरेंट कल्चर है, तमाम चीज़ें, पौधे, दरख्त, हर चीज़ें डिफरेंट है। तो उसको उन निसाबी कुतुब से हट के अपना इंडिजिनस ये तमाम चीज़ें जो लैंडस्केप है, इसके वजह से कहानी लिखनी चाहिए। लेकिन इसके लिए फिर एक बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। जब हम ये देखते हैं कि स्कूल ने इतने बड़े कारनामे इसके बच्चों ने क्यों सर अंजाम दिए, कैसे सर अंजाम दिए, कम्युनिटी का ये स्कूल कितना आगे क्यों गया, उसकी वजह पीछे इस तरह के विजनरी लोग हैं। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अली, आप दालें खाते हैं? मैं बिल्कुल खाता हूँ। और कौन सी मुझे फेवरेट बहुत दाल है शौक- आपकी? वो जो पीले वाली होती है, मुझे नाम नहीं उसका। अक्सर हम सब यही कहते हैं, वो पीले वाली दाल, वो काले वाली दाल। आपको पता है दालों की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दालों का जो आलमी दिन है वो आज मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। वो कहा यह जाता है कि दाल बड़ा माल। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2016 को दाल का साल करार दिया था। इसकी वजह ये थी कि इस साल सबसे ज़्यादा पकने वाली डिश जो थी वो दाल थी। अक्सर हमारे घरों में जब दाल बनती है हम मुंह बना लेते हैं, लेकिन जब इसकी अफादियत आप जानेंगे तो आप मुंह नहीं बनाएंगे, आप शौक से खाएंगे, क्योंकि दालें ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं। हफ्ते में एक बार दाल उबाल कर खाने से जो आंतों की सेहत है वो बेहतर रहती है, उनमें कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे आपके मैदे के मसाइल हैं जो इनसे हल हो जाते हैं। दालें जो हैं वो जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि फाइबर मौजूद होने की वजह से दाल खाने से मरीजों के खून में जो शुगर की मकदार है उसमें ज़्यादा इजाफा नहीं होता। दालें हमारे लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किस दाल की क्या क्या खूबियाँ हैं, दालों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस हवाले से हमने तफसील से बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। समन इश्तियाक, माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि जो दालें हैं उनको हम बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। बिल्कुल समन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा समन, एक स्टिग्मा अटैच है दालों के साथ, और बहुत सारे, खासकर अगर पंजाब की बात करें तो आप दावतों में दाल रख भी नहीं सकते हैं। आपको कैसे लगता है कि यानी दाल जो अवॉइड कर रहे हैं लोग, क्या उन्हें करनी चाहिए? इतनी सारी अफादियत जो मौजूद है। अच्छा अली, ये जो बेसिकली जो दाल है जिन्हें पल्सेस कहा जाता है, ये बेसिकली ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फूड ग्रुप है। लेकिन हम इसके बारे में सुनते हैं, जैसे अभी हिना ने बताया कि जैसे हम इसके बारे में सुनते हैं हम सबका मुंह बन जाता है कि आज क्या पका है, दाल, वहीं पे आपका मूड जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा मतवाजन ग़िज़ा है, ऐसा फूड ग्रुप है जो कि हर चीज के साथ एडजस्ट हो जाता है। जैसे कि आप देखें, दाल चावल, दाल सब्जी, दाल गोश्त, और ये इतना ही एक हेल्दी है, इतना बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एक
प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। जो लोग जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जो लोग गोश्त नहीं खाना पसंद करते हैं या गोश्त नहीं खा सकते हैं किसी वजह की किसी डिजीज की वजह से, तो उनके एक ब्लड बेस्ड प्रोटीन है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता। सो ये एक प्रोटीन का भी सोर्स है, ये एक फाइबर का भी सोर्स है। इसमें तमाम विटामिन मिनरल्स जिसमें आपके पोटेशियम, आयरन, जिंक, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। राइट। अच्छा समन, फिर जो एक कोई दाल ऐसी है जो हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है, या फिर सब में कुछ ना कुछ छुपे हुए ऐसे अज्जा हैं जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं? अच्छा है ना, बेसिकली जितनी भी हमारी लेंटिल्स हैं ये तमाम जो है एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। बट जो दाल माश है उसमें बेसिकली पोटेशियम पाया जाता है जो कि आपके को जो है वो रेगुलेट करता है और आपकी जो है शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है कि आपके ब्लड प्रेशर भी इससे नॉर्मल हो जाता है और आपका जो शुगर लेवल्स हैं वो भी इससे नॉर्मल रहते हैं। और ये बड़े लाइट सी होती है, ये इजीली डाइजेस्ट हो जाती है आपकी बॉडी में। अच्छा, वजन कम करना हो तो कौन सी दाल इस्तेमाल करें? अच्छा अली, आपने देखा होगा कि अक्सर यहाँ पे ट्रेंड है कि हम लेंटिल सूप के नाम से हम कर रहे होते हैं। जब हमारा मेन कंसर्न होता है कि हमने वेट कम करना है तो हम लेस कैलोरीज की तरफ जाते हैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाते हैं। सो उसमें सबसे अच्छा जो है वो एक लेंटिल सूप बनता है। उसमें आप तमाम दालों को यूज कर सकते हैं, दालों का सूप बनाया जाता है। अगर आपको चिकन सूप नहीं पसंद तो आप किसी भी अपने मेन मील में एज अ लंच या एज अ डिनर आप लेंटिल सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने बात की कि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए दालें बड़ी मुफीद होती हैं, कोई स्पेसिफिक दाल ऐसी जो उनके लिए ज्यादा मुफीद होती है? अच्छा है ना, उसमें जितने हमारे रेड बीन्स, लाल लोबिया जो है वो एक तो कम से कम उसमें कार्ब्स होता है और वो एक उसमें आयरन बहुत भरपूर पाया जाता है। सो अक्सर आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे हाथ जो है वो सो रहे होते हैं, पाँव जो है वो सो रहे होते हैं। सो उनमें थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन भी हो रही होती है। तो उनके लिए ये जो रेड बीन्स होते हैं, काले चने होते हैं, चने का शोरबा होता है, ये इसमें कार्ब्स भी कम होते हैं, प्रोटीन का रिच सोर्स भी है, आयरन भी देता है और ये आपकी शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है इन दालों को इस्तेमाल करने के साथ साथ आपके कुकिंग मेथड्स जो है वो बहुत डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर दाल आपका एक अच्छा सोर्स भी है और आपको बेनिफिट भी दे रहा है, लेकिन आप उसको वो वो हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि जब तक उस पे ऑयल नहीं होगा और नहीं जाएगा तब तक हम दाल नहीं लगे होंगे उसके ऊपर घी के तब तक हम उसे नहीं खाएंगे। ओवर कुक भी कर जाते हैं बाजुकात। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह अक्सर कहते हैं स्पोर्ट्स में जो लोग खिलाड़ी होते हैं उनको कहते हैं कि जिस तरह घोड़ा चने खाता है आपको भी चने खाने चाहिए, आप दौड़ेंगे तेज, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल ऐसी है। बेसिकली हम अक्सर ये होता है कि हम प्रोसेस चीजों की तरफ चले जाते हैं और हम ये चीजें जितनी भी हमारी ये सीड्स हैं, ये एक बेसिकली प्लांट सोर्स है ना हमारा। जितना ऑर्गेनिक चीजें, जितनी हमारी हम चीजों से जितनी ऑर्गेनिक चीजों को इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी आपको जो है प्रोटीन का सोर्स मिलेगा। सो ये जितने भी इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, बेसिकली ये चनों में भी आपकी लेंटिल्स और सीड्स का ग्रुप है, उसमें मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आपको आपकी बॉडी में क्रैम्प्स नहीं पड़ने देता। सो जितनी आपकी ये जो इतने भी हमारे एथलीट्स होते हैं या जो जिम करते हैं उनको हम ये कहते हैं कि आप ये जो है एज अ स्नैक ले सकते हैं या अपने डेली बेसिस पे अपने खानों एक टाइम में लंच या डिनर में। बेसिकली वैसे एज अ डाइट ऑलवेज रिकमेंड कि आपने जब भी दालों का इस्तेमाल करना है आप लंच में करें, डिनर में। रात को सोते हुए अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। सो ये है कि आप और ये आपकी बॉडी में जो है वो आपको थकावट भी नहीं होने देता और बड़ी एक आपको ना एनर्जेटिक फीलिंग आ जाती है। राइट। और दालें वैसे कोई पसंद करता हो या नहीं, खाता हो या नहीं, जब इतनी खूबसूरत न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो इतने प्यार से और अच्छे तरीके से हमें बता रही हैं तो हम सबको दालें पसंद आ गई हैं। समन, आपने बताया कि जो राइट टाइम है वो दाल खाने के लिए दोपहर का वक्त होता है, रात के टाइम में इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या ये खतरनाक होता है या फिर कुछ मसाइल पैदा कर सकता है हमारे लिए? हाँ जी, है ना। बेसिकली अक्सर लोग इस कंप्लेन से भी हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं कि अक्सर उनको ब्लोटिंग का इशू है, गैस का इशू आ रहा है या डाइजेस्ट हो पा रही होती है। सो बेसिकली रात को लेट नाइट बेसिकली हमारा ये भी होता है ना कि हम दालों को किन फूड सोर्सेज के साथ ले रहे होते हैं। अक्सर हम दाल का इस्तेमाल करते हैं ओवर कुक करके, उसमें घी का ज्यादा इस्तेमाल करके, और उसके साथ हम चावल ले रहे होते हैं या अगर रोटी भी खा रहे हैं तो दो तीन रोटी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सो अगर आप डेली बेसिस पे एक कप जो दाल का होता है जो कि 100 या 200 ग्राम बनता है,
वो आप लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, बट जब आप उसको ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और लेट नाइट खाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। सो इसलिए ये होता है कि आप इसको लंच में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपको रात को ये नहीं कि अगर रात को आपके खाने में दाल पकी है तो आप खाना ही ना खाएं, आप खाना खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी में। बिल्कुल। और ब्रेकफास्ट में तो आप सजेस्ट नहीं करती हैं इसको? अच्छा, ब्रेकफास्ट में जो बेसिकली होता है उसमें हम ये पराठे के साथ बड़ी अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल, और वो पराठों के साथ जब आप खाते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हाँ। लेकिन क्या पराठों के साथ दाल का इस्तेमाल करने से कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, ये बता दें। अच्छा हिना, इसमें बेसिकली ये है कि वही बात कि अगर तो आपको कोई डिजीज है, कि अगर आपको फैटी लिवर है, इशू है, या आपको कोई यूरिक एसिड है, अक्सर आपने देखा होगा कि पेशेंट जो यूरिक एसिड से आते हैं उनको जो डॉक्टर्स होते हैं वो दाल, आपकी जितने भी लेग्यूम्स, आपका प्रोटीन पोर्शन होता है, मीट और दाल, वो उसको आपको क्विट कर दिया जाता है। सो अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं वो आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज आप दाल हर एज ग्रुप, हर इंडिविजुअल, हर ओल्डर एडल्ट ये इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टाइम है वो लंच का। अच्छा, बच्चों के लिए बताइएगा। हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी। बच्चों के लिए क्या मुनासिब है? आपने कहा कि एज ग्रुप में, खासकर जो ओल्डर एज ग्रुप है, वो डाइजेशन उनके लिए इजी होता है, लेकिन अगर बच्चों में कितना इजी है? अच्छा अली, बेसिकली जो बच्चे होते हैं आपको पता है वो तो दाल खाना पसंद ही नहीं करते हैं, कि वो खाते ही नहीं है। सो ये है कि अक्सर पेरेंट्स को ये गाइड कर देते हैं कि आप बच्चों को दाल का हलवा बनता है वो आप बना, आप उनको ऑफ एंड ऑन वो दे सकते हैं कि उनकी बॉडी ये जो दालें हैं जो आपकी सेहत के लिए वो किसी ना किसी तरह आप अपनी बॉडी में कंज्यूम कर लें। राइट, थैंक यू सो मच। समन इश्तियाक माहिर ग़िज़ायत हमारे साथ मौजूद थी और दालों की जो अफादियत है, जो उस पर रोशनी डाल रही थी और बता रही थी कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं दालें हमारे लिए और दालों के इंटेक हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है अब से हम सब दालें ज़रूर खाएंगे। चलो कोई एक फेवरेट दाल ही खाएंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। एक और खबर है जो लैंड बहुत अच्छा नहीं करेगी कुछ लोगों के साथ, क्योंकि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नई नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसका इतलाक बायोगैस सार्फिन पर भी होगा। अच्छा, ये नई रेगुलेशंस क्या हैं? उसके तहत नेट बिलिंग का जो निज़ाम है वो दोबारा से मुतारिफ करवाया गया है, जिसके तहत बिलिंग साइकिल के इख्तिताम पर होगी और नेट मीटरिंग सार्फिन से नेशनल एवरेज एनर्जी प्राइस के मुताबिक बिजली खरीदी जाएगी, जबकि सार्फिन को मौजूदा राइज टैरिफ के हिसाब से बिजली फराहम की जाएगी। इलामी के मुताबिक नेशनल ग्रिड को इजाफी बिजली की फराहमी पर सार्फिन को सहमाही बुनियादों पर अदायगी की जाएगी और नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत अब 5 साल तक महदूद कर दी गई है। पॉलिसी के तहत मुआहदा खत्म होने के बाद मजीद 5 साल की तजदीद की जाएगी। नई रेगुलेशंस के बाद नेट मीटरिंग रेगुलेशंस 2015 मुअत्तल हो जाएंगी। तो इस पर हमने आज बात हाँ, ये क्या साइंस है और क्या हो है, इस पर हमने बात करनी है। ज़ैगम नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, पावर डिवीजन को कवर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगम, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। सार्फिन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं जब से ये डिसीजन हुआ है और जब से ये फैसला सामने आया कि नेट मीटरिंग का जो निज़ाम है वो ख़त्म कर दिया गया है और नेट बिलिंग का निज़ाम अब आ गया है। ज़रा रोशनी डालें इस पर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये नेट मीटरिंग का निजाम वाकई खत्म हो चुका है, चूंकि जो अब इसको नेट बिलिंग कहेंगे। जो पहले ऑलरेडी 2015 से पहले सार्फिन जैसे बिल अदा करते थे, अब वही बिल अदायगी का सिलसिला होगा। लेकिन जो सोलर सार्फिन है उनके लिए यही बुरी खबर है कि उनकी जो यूनिट के बदले यूनिट जो मिलते थे वो अब सिस्टम खत्म हो चुका है और जो नई रेगुलेशंस नेपरा ने कल उसकी मंजूरी दी, क्योंकि ये एक का वक्त दिया गया था, सार्फिन से राय ली गई थी, लेकिन जो सार्फिन की राय है वो बिल्कुल साइड पे रखी गई है और रेगुलेशन जो है वो लागू की गई है, जिसके तहत जो नेट मीटरिंग का निजाम है उसको यकसर खत्म किया गया है और यूनिट के बदले यूनिट का जो निजाम था, क्योंकि जो पहले सार्फिन थे वो दिन के वक्त अगर वो पैदावार जब उनके हो रही होती थी सोलर से, तो उसमें जो उनके यूनिट से वो यूनिट के बदले यूनिट इस्तेमाल करके उनके बिल में काफी फर्क नजर आता था। बल्कि कुछ सार्फिन जो थे, बल्कि ज्यादा सार्फिन जो है वो जीरो बिल पे चले गए थे। और ये बेसिकली हम इस पे बात करेंगे कि ये वजह क्या बनी। वजह ये है कि जो 32,000 के करीब जो है वो इस वक्त मेगावाट की जो सोलर पैनल है वो पाकिस्तान में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और 6,000 के करीब जो है वो मेगावाट जो है वो सिस्टम से जो सार्फिन है उन्होंने बिजली लेना खत्म कर दी थी। और इसी वजह से जो पावर डिवीजन के हुकाम थे उन्होंने सर जोड़ के बैठ गए कि इसका हल क्या किया जाए। इस तरह तो तमाम डिस्कोज जो है वो मकरूज हो जाएंगी, वो खसारे में चली जाएंगी अगर ये तमाम सार्फिन जो है
वो वापडा और जो उनके डिस्कोज हैं उनकी बिजली इस्तेमाल करने के बजाय अपने सोलर जो सिस्टम है वो अपने लगा के और उसके बाद जो नेट मीटरिंग के तहत आएंगे। इसी वजह से गुज़श्ता कुछ चंद माह से इन्होंने नेट मीटरिंग का जो निजाम था, उनके नए कनेक्शन जो थे उन पर भी गैर एलानिया पाबंदी आयद की थी। और इसमें हमने पावर के जो वजीर थे अवैस लगारी साहब, उनसे सवाल भी किया था कि आप नए कनेक्शन नहीं दे रहे, तो ये वजह थी कि नए कनेक्शन नहीं हो रहे थे। बुरा क्या था? अगर सार्फिन अपनी बिजली खुद बना रहे हैं और उसको भी ग्रिड में शामिल कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या था? इसमें बुरा सिर्फ जो डिस्कोज के जो मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं, और जो पावर से जो अपनी पैदावार थी वो खत्म हो रही थी, क्योंकि जो बिजली की पैदावार थी वो तो कम नहीं हो रही थी, लेकिन सार्फिन जो है वो मुसलसल जो है वो महंगी बिजली होने की वजह से सोलर पे मुंतकिल हो रहे थे, और इसी सोलर मुंतकिली की वजह से जो पावर डिवीजन हुकाम थे वो परेशान हुए कि ये इस तरह तो अगले जो 32 जो पहले ये शिकायत की जाती थी कि हमारे पास इतनी बिजली की पैदावार नहीं है, अब बिजली की पैदावार इतनी आ गई है तो ये शिकायत पैदा हो गई है कि जो है बाकी जगह पर बिजली जो है हम किस तरह से तकसीम करेंगे। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये एक अजीब मुअम्मा बन गया है, ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी देखिए, क्योंकि जो पहले इन्होंने खुद ही मुतारफ करवाया, बल्कि इसको इनकरेज किया कि जो सार्फिन है वो सोलर पे शिफ्ट हों, क्योंकि बिजली की पैदावार हो नहीं पा रही थी, इसी वजह से उनको मुंतकिल करते थे। लेकिन अब चूंकि बिजली की पैदावार होने का दावा किया जाता है कि हमारे पास इजाफी बिजली मौजूद है, लेकिन इस वक्त भी शहरों में लोड शेडिंग चल रही है, उनकी पैदावार नहीं हो पा रही, क्योंकि जो सार्फिन थे वो सोलर पे मुंतकिल होते। लेकिन इसमें जो एक दिलचस्प बात ये होगी कि जो सार्फिन है अगर वो उसके बाद भी हाइब्रिड में चले जाते हैं, बैटरीज में चले जाते हैं, चीज है गम कि अगर सब लोग वो बैटरीज की तरफ चले जाते हैं तो फिर भी तो बात यहीं पर आ जाएगी ना, फिर भी वापडा की बिजली तो इस्तेमाल नहीं होगी, जिस तरह से आपने डिस्कोस का जिक्र किया उनकी बिजली इस्तेमाल नहीं होगी, तो क्या उसके बाद भी हुकूमत की तरफ से कुछ इस तरह का कोई स्टेप लिया जा सकता है? देखिए, इसके बाद तो यही होगा कि जिसके घर के ऊपर सोलर लगा हुआ होगा उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। लेकिन इसमें हाइब्रिड का सिस्टम जो है वो लाजमी बात है, सार्फिन ने अगर उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके हुकूमत की कर्ज होने पे उन्होंने ये सारा जो अपना सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था, उसके बाद अगर ये सारा सिस्टम उनको रैप अप करना पड़ता है तो उसमें उनके लिए आसान ये है कि 2.5 से 3 लाख की जो है हाइब्रिड बैटरी लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए इससे जो फी यूनिट है बिजली की कीमत उसमें कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जो सोलर से जो बिजली पैदा होगी, पहले तो ये था कि आपको यूनिट के बदले यूनिट को उसको एडजस्ट करके वो बराबर कर दिया जाता, लेकिन अब जो नई रेगुलेशंस हैं उसके तहत ये होगा कि 11 रुपए जो यूनिट है, जो इनिशियल कास्ट है वो लेंगे। जब आपकी सोलर से बिजली पैदा होगी तो आप जो मीटरिंग होगी उसमें आप वापडा को दे रहे होंगे। अच्छा। और उसके बाद जब आपको वापस यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको जो राइज वक्त होगा टैक्स लगाने के बाद तकरीबन 50 के करीब जो है फी यूनिट जो रेट बनता है वो 50 रुपए फी यूनिट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और उसमें देखिए दिलचस्प ये भी एक बात है कि अगर सार्फिन पहले ये था कि आपकी जितनी पैदावार होती थी उसके यूनिट काट के जो इजाफी यूनिट होते थे उनको 50 रुपए के हिसाब से करता है, लेकिन अब ये है कि आप साथ में दिन के रोशनी में भी अगर आपकी बिजली पैदावार हो रही होगी, लेकिन उसके साथ ही आपको दूसरी जानब जो है वो यूनिट जो है अगर आप वापडा को दे रहे होंगे, डिस्कोस को दे रहे होंगे, लेकिन जब आप रिवर्स अपनी कोई भी जो इलेक्ट्रिक की चीजें चला रहे होंगे तो उसके साथ जो मीटर चल रहा होगा वो 50 रुपए फी यूनिट के हिसाब से चल रहा होगा, 11 रुपए देंगे 50 रुपए के हिसाब से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर पैदावार ज्यादा हो भी जाती थी सोलर से तो ये कि आम सारिफ तक तो ये पहुंचने नहीं वाली, क्योंकि उसको तो ये सस्ती फराहम नहीं करेंगे। लेकिन डिस्कोस को फायदा पहुंचाने के लिए, तकसीमकार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये अब जो है नया निजाम मुतारिफ करा गया, और आपका कहना है कि अगर हाइब्रिड निजाम पे चले गए तो फिर टैक्स लागू कर देंगे। देखिए, ये तो मैंने वैसे कहा है कि इसके बाद जिसको फिर सोलर पैनल जहां नजर आएगा तो फिर गवर्नमेंट कहेगी कि इन पर टैक्स लगा दीजिए, आसान तरीका तो फिर यही होगा। मैंने आपको बताया कि 32,000 मेगावाट के जो सोलर पैनल है वो इंपोर्ट पाकिस्तान में हो चुके हैं। अब वो कहीं ना कहीं तो इंस्टॉल होने हैं, किसी घर के ऊपर इंस्टॉल होंगे। अगर वो इंस्टॉल होते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो आपकी डिस्कोज है, तकसीम कार कंपनीज है, उनसे बिजली तो इंसाफ नहीं लेगा। अब वो जब नहीं लेगा तो जो डिस्कोज हैं
बिजली तकसीम कर कंपनीज हैं उनके पास इजाफी बिजली मौजूद होगी, और लेकिन उनके जो टैक्सेस हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनके अखराजात हैं, उनको मीट अप करने के लिए उनको बिजली मजीद महंगी करने के अलावा उनके पास ऑप्शन लिया था। लेकिन आप खुद सोचिए कि 50 रुपए फी यूनिट जो है वो एक आम सारा जो तकरीबन 80% जो सार्फिन है वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। और उसमें अगर इसमें मजीद कोई सार्फिन, चूंकि हमारी कुछ सार्फिन से बात हुई है, वो अदालत का रास्ता खटकाने के चक्कर में, लेकिन चूंकि अथॉरिटी ने फैसला किया है, हुकूमत उसकी बैकअप पे है, कुछ नहीं होगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं जगम, और जो सूरत हाल बनी हुई है ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, जिसके अंदर आपको यूनिट जो है खरीदेंगे तो कितने का पड़ेगा और जब आप देंगे तो कितने का पड़ेगा, फर्क बहुत ज्यादा है इसके अंदर। सारे जो सोलर सार्फिन है उन्हें वैसे बड़ा झटका लगा है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में कैसे सूरत हाल को मैनेजेबल बनाया जाता है। बहुत शुक्रिया जैगम नकवी हमारे साथ मौजूद है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब। एक्सप्रेसो टैलेंट में आपकी अब मुलाकात करवाते हैं बसारत से महरूम मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म इस्माइल से, जिनकी शायरी आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है। उनकी एक नज़्म मेरी कहानी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और जिसने इस नज़्म को सुना है ना, वो दाद दिए बिना नहीं रह सका। हमने सोचा कि अपने नाजरीन को भी उनसे मुतारिफ कराया जाए, और आप लोगों ने यकीनन सोशल मीडिया पर उनकी शायरी ज़रूर सुन ली होगी। उनकी इस नज़्म के पीछे उनके जज्बात क्या थे और कब से वो शायरी करे, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद इस्माइल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो आपका हाँ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइएगा कि सफर कब से शुरू हुआ, कब से सोचा कि लफ्जों के खिलाड़ी बनना है? बेसिकली जो शायरी है वो मेरे तार बेसिकली शायर हैं, हमारी फैमिली में यानी शायरी का है। तो मैंने 2022 से शायरी को ज्वाइन किया और फिर आज तक ये सफर चल रहा है उसी तरह। जबरदस्त। अच्छा, हम चाहेंगे मेरी कहानी आप हमें और हमारे नाजरीन को सुनाएं। बिल्कुल, मैं जरूर सुनाता हूँ। नज़्म का उन्वान है मेरी कहानी। मेरी कहानी के इब्तदाई तमाम मवराक तरबतर हैं। एक ऐसी बस्ती जहां दिया हो न कोई जुगनू, एक ऐसी बस्ती जिसे अंधेरे निकल चुके हों, जहां पे बिना भटक रहे हों। एक ऐसी बस्ती में मेरे होने को, मेरे रोने को कौन देखे। हयात ऐसी रही थी कि मेरी पहचान एक मुअम्मा बनी हुई थी। तमाम अलकाब जिनसे मुझको पुकारा जाता था ताज़ियानों से कम नहीं थे। मैं ऐसा राही था जिसके आगे न कोई रास्ता, निशान मंजिल, न कोई मंजिल। मैं ऐसा कैदी के जो अंधेरों की बेड़ियों से बंधा हुआ था। फिर एक दिन मेरे जिंदान की दरारों से रोशनी की किरण ने झांका। मैं जी उठा था रिहाई पा। मैं एक रास्ते पे अपनी मंजिल को चल पड़ा हूँ। मैं अपनी पहचान पा चुका हूँ। मोहब्बतों का निसाब हूँ मैं, बस वालो अकाब हूँ मैं। इस्माइल, आपने उदास कर दिया। आपके अल्फाज इतने खूबसूरत, उनका चुनाव और इतना प्यारा आपका लहजा। उदास तो है, लेकिन अली आपने देखा कि कितनी खूबसूरत नज़म है, इतनी डीप है, हर कोई इसको नहीं समझ सकता है। तो इस्माइल, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है जब आप कोई नई नज़म लिखते हैं, कोई शायरी करते हैं? तो सबसे पहले फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होता है और सबसे पहले लिखकर आप सुनाते किसको हैं? फैमिली का रिस्पॉन्स पहले स्टार्ट में तो थोड़ा प्रॉब्लम है था कि सब सपोर्ट नहीं करते थे कि शायर कहाँ बन रहे हो, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब पता चला कि ये वाकई शायर है तो फिर मुझे काफी सपोर्ट किया गया। और जहाँ तक बात रही तो मैंने बताया कि मेरे ताया शायर हैं, तो फिर जो भी चीज मैं लिखता हूँ पहले उनसे चेक करवाता हूँ और फिर हम आगे उसको अच्छा, तो कैसे याद कैसे रखते हैं? वॉइस नोट के जरिए अपनी आवाज रिकॉर्ड करके कि जो आपको जो है आप पर जैसे कहते हैं शायरी उतर रही होती है, उसको किस तरह से आमद हो रही होती है? बस वो जहन के अंदर ही याद होती है। तो जो पुरानी गजलें, नज़में वगैरह होती हैं वो तो फोन के अंदर सेव कर लेते हैं हम, लेकिन जो जिसका नज़ूल हो रहा होता है वो हमें जुबानी याद होती है हमेशा। अरे वाह, ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है। अच्छा, हमें ये बताएं कि जो सबसे पहली नज़्म आपने लिखी थी वो कौन सी थी? मैंने पहले शेर लिखा था एक। अच्छा, वो कौन सा था, हमें सुनाएं। रायगा जिंदगी का सफर हो चुका, रायगा जिंदगी का सफर हो चुका, दिल जो आबाद था अब खडर हो चुका।
वाह वाह वाह, बड़ी डीप शायरी है आपकी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप पढ़ते भी हैं, अगर पढ़ते हैं किस क्लास में पढ़ते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा भी होता है कि कभी कभी क्लास के दौरान ही आमद हो जाए आप पर? मैं अकाब से पढ़ा था और अब अकाब के थ्रू इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामाबाद में बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर का। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्लास में फिर सर को भी नहीं बता सकते और आमद रोक भी नहीं सकते। हाँ। बिल्कुल। तो बस चला तो इस्माइल फिर याद कर लेते हैं वो मिसरे जिसकी आमद हो रही होती है। जी, बस वो मिसरे याद हो जाते हैं। अच्छा आप इंग्लिश में भी करते हैं शायरी? नहीं, इंग्लिश में शायरी नहीं करता, बस इंग्लिश पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा तो ये मुझे बताइएगा कि अमूमन जब आप ये शेयर करते हैं, जहाँ हमने देखा ही है फीडबैक जो आपका सोशल मीडिया पर आ रहा है, लेकिन आम लोग किस तरह से आपको फीडबैक देते हैं इस शायरी पर? काफी सपोर्ट मिलती है, लोग काफी सराहते हैं हमें कि यानी ये एक आसान काम तो नहीं है ना, हर कोई तो नहीं कर सकता, तो काफी सपोर्ट मिलती है। जबरदस्त। अच्छा आपकी शायरी को सोशल मीडिया पर भी बेपनाह जो है वो सराहा जा रहा है, तो कैसा फील होता है जब कोई नज्म या कोई शायरी आपकी वायरल हो जाती है और सब लोग आपकी तारीफ कर रहे होते हैं और फिर आपको लगता है कि आप बड़े फेमस हो गए? देखें, ये तो लोगों की मोहब्बत है कि वो हमारे साथ इतना जुड़ते हैं, तो हम वरना तो कुछ भी नहीं है। तो ये सबका बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें लाइक किया है और बहुत ज्यादा ये लोगों है। अच्छा आपको शेर कह के, आपको नज्म कह के आपको सुकून मिलता है? बिल्कुल, एक जो दिल में कसक सी होती है वो फिर उतर जाती है और बड़ा सुकून मिलता है कि जी बस जो काम शायद कुछ अधूरा था वो पूरा हो गया है। अरे वाह, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से इतनी अच्छी शायरी आगे भी करते रहें और जिस तरह से अभी आप कर रहे हैं आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया हुआ है, तो कोई दोनों को बैलेंस रखने में कोई मसला तो नहीं होता? कभी कभी मसला होता है जब पेपर्स वगैरह होते हैं, तो पेपर्स में होता है कि मैं शायरी करूं या पेपर्स की तरफ ध्यान दूं। तो आप तो तैयारी करते होंगे मिलके बैठ के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो वो कहते होंगे छोड़ो तैयारी, शेर सुना दो हमें आपने। ऐसा भी होता है, लेकिन फिर बस उनको भी पता है कि उनका भी फ्यूचर है और मेरा भी फ्यूचर है, तो फिर हम पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देते हैं। शायरी तो होती रहती है, इसका कोई जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। अहमद इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। इतने खूबसूरत अल्फाज हैं इनके, इतनी प्यारी नज़में हैं, इतने खूबसूरत शायर हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखो और इस तरीके से ये शायरी अपनी करते रहे। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।